12 साल पहले एक आदमी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन। आज 3 लोकसभा जीतने के बाद वो आदमी देश का सबसे पावरफुल चेहरा बन चुका है। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी बस। मेरा बाप मोदी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है, मेरा मोदी भी है। हर रैली में वही आवाज, हर स्कीम के पोस्टर पे वही तस्वीर। एक फोटो, दो फोटो बीच में मन लगे इसकी कहानी को फोटो भाई सारे पेज पे इसी की फोटो इसने देखते रहे भाई, कुछ में लिख। हर हेडलाइन में वही नाम। आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या किया जो लोग आज इसे भगवान मानते हैं? लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। आखिर परमात्मा ने इसे कैसे बनाया है? अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्येन लवणेन भुजि। आज हम इस सरकार के 5 सबसे मजबूत पिलर्स की जांच करेंगे। हर पिलर के अंदर सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सबूत होंगे। जहां आरोप है वहां हम आरोप को आरोप ही कहेंगे, जहां तथ्य है वहां सिर्फ तथ्य रखेंगे, और जहां सरकार का जवाब है वो भी पूरी ईमानदारी से दिखाएंगे। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में फैसला नैरेटिव से नहीं एविडेंस से होना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहला पिलर से। पहला पिलर पावर, और ये सबसे पुराना आरोप है। मेरी प्रकृति है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूँ। ओपोजिशन के नेता राहुल गांधी तक मोदी सरकार को खुलेआम तानाशाही कहते हैं। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। 2018 के इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद इंडियन फेडरलिज्म में सेंटर का रोल और ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। सेंटर स्टेट रिलेशन में डिसेंट्रलाइजेशन आई, जिससे स्टेट की खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर पड़ी। और अब ये नंबर सुनिए क्योंकि ये शर्मिंदा करने वाला है। India drops again in global press freedom ranking, 157th out of 180. ये कोई ओपिनियन नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। आलमूरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये मंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। पुतिन पनीर, ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडी का ऑफिशियल असेसमेंट है, और उन्होंने सीधा लिखा है प्रेस की आज़ादी यहाँ क्राइसिस में है। ओह माय गॉड। वजह सीधी है, अंबानी के पास अब 70 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स है। अदानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। मीडिया इंडस्ट्री में अकेले अडानी की दर्जन भर से ज्यादा कंपनीज है। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं है। जो चैनल कल सरकार से सवाल पूछ रहा था वो आज उसी सरकार के करीबी बिजनेसमैन के कंट्रोल में है। इसका सीधा मतलब है मीडिया प्लूरलिटी खत्म हो रही है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। गोडी मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया का शब्द नहीं, मीडिया फ्रीडम पर उठते सवालों का हिस्सा बन चुका है। और जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उनको जान से मार दिया जाता है। 2017 में गौरी लंकेश को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। 2016 में राजदेव रंजन की सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2023 में शशिकांत वारिसे को एक एसयूवी ने कुचल दिया, बाद में उनकी मौत हो गई। 2025 में मुकेश चंद्रकर जो गंगलूर रोड के 120 करोड़ की करप्शन का पर्दाफाश किया, कंट्रैक्टर ने उसे बुला करके मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया। मुकेश चंद्राकर की जिस सड़क के लिए हत्या हुई ये वही सड़क है। संविधान सिविल लिबर्टीज की गारंटी देता है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोदी रिजीम में जर्नलिस्ट, एनजीओज और डिसेंटिंग वॉइसेस पर हैरेसमेंट बढ़ा है। बीजेपी ने सरकारी इंस्टीट्यूशन का यूज करके ओपोजिशन को निशाना बनाया है, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अब भी इनइक्वालिटी झेल रही है।
और अब वो नंबर जो सबसे ज्यादा बोलता है। 2014 से 2024 तक ईडी ने 121 हाई प्रोफाइल केसेस रजिस्टर किए। इनमें से 115 ओपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ थे, 10 में से 9 केसेस सिर्फ ओपोजिशन पे, और जो 25 करप्टेड नेता पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर गए, उन 25 में से 23 के केसेस बंद हो गए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है और नंबर खुद ये बता रहा है। आरोप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सरकार उन्हें अक्सर एक ही शब्द में खारिज कर देती है, बेसलेस। He has broken all records of speaking falsehood and made baseless allegations. लेकिन 121 में से 115 एक ही साइट पे ये सिर्फ बेसलेस कहने से नहीं उठ जाता। नंबर का जवाब नंबर से देना पड़ता है, सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं। अगर डाटा गलत है तो उसे डाटा से गलत साबित कीजिए, सिर्फ लेबल लगा देने से सच नहीं बदलता। पोस्टर पर हर योजना सुपरहिट दिखती है, एडवर्टाइजमेंट में हर सपना पूरा होता नजर आता है, लेकिन जब कैमरा पोस्टर से हटकर ग्राउंड पर जाता है तब सवाल शुरू होते हैं। सरकार का दावा था ये योजनाएं भारत बदल देंगी, लेकिन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? चलिए एक एक करके हर फ्लैगशिप स्कीम की फाइल खोलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को अपना घर देने का वादा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएजी रिपोर्ट 2025 कागज पे लिखा था 34 लाख के करीब घर कंप्लीट हो चुके हैं। ऑडिटर्स ग्राउंड पे गए, 2079 घरों का सैंपल चेक किया, सिर्फ 77 घर पक्का निकला, सिर्फ 77। ये एक छोटा गैप नहीं है, ये पेपर पे एक स्कीम दिखाने और जमीन पे एक स्कीम चलाने के बीच का फर्क है, और यहाँ इम्प्लीमेंटेशन सीधा फेल हुआ है। छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, 71 लोग इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं जिनकी इनकम लिमिट से ज़्यादा है। 99 लोग दोनों रूरल और अर्बन स्कीम का एक साथ फायदा उठा रहे हैं, और 66,000 से ज़्यादा घर अपनी मर्जी से कैंसिल हो गए। ये सिर्फ छोटी गलतियां नहीं है, ये दिखाता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बड़ा गैप है। 2015 में वादा किया गया था हर स्कूल में टॉयलेट होगा, सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। सीएजी ने 15 स्टेट्स के लगभग 2048 स्कूल्स में 2695 टॉयलेट्स का ऑडिट किया। 11% बने ही नहीं थे, 30% बन तो गए पर कभी यूज में नहीं आए, और 72% में पानी का कनेक्शन ही नहीं था। की हालत है जतिन भाई, तार पका तड़ा कर ये सारा दिखाओ। एक क्लासरूम का फर्श की हालत है, टॉयलेट बाथरूम में देख लो, मैं तो सोचो कोई पट्टी लगा रखी हो। 3 में से 2 टॉयलेट्स में पानी नहीं है, तो ये सिर्फ एक गैप नहीं है, ये ओरिजिनल गोल का डायरेक्ट फेलियर है। एक टॉयलेट जिसमें पानी नहीं है वो टॉयलेट नहीं है, वो सिर्फ एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। स्मार्ट सिटीज, मोदी जी की स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाली सड़क को देख लो। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। डोडी डोडी डम डम डोडी डोडी डम डोडी डोडी डम डम डोडी डोडी डम डोडी डोडी डम डम डोडी डोडी डम डोडी डोडी डम डम डोडी डोडी डम। लाइट के खंभे सड़क के बीचों बीच, वाह क्या सीन है। और तो और सड़क के नीचे बंकर तक बना है। मीरा भाईंदर फ्लाईओवर, क्या बढ़िया फ्लाईओवर है। ओह माय गॉड। और भोपाल की 90 डिग्री टर्न ब्रिज, नेक्स्ट लेवल कारीगरी। और अगर आपको लगता है इससे ज्यादा कमाल नहीं हो सकता, तो ये देखिए, मात्र 1264 करोड़ में बना एम्स दरभंगा की गेट, वो भी 10 साल में। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट हुआ ही नहीं या स्मार्ट सिटीज बनी ही नहीं, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सवाल ये है क्या वो हर जगह बराबर हुआ। मुंबई को ही देख लीजिए, एक तरफ दुनिया के सबसे मॉडर्न बिजनेसेस डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। ये कंट्रास्ट बताता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही काफ़ी नहीं है। और याद रखिए, पेड़ काटकर, पहाड़ तोड़कर और नदियों को नुकसान पहुंचाकर बनाया गया डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ भी बन सकता है। हमें सिर्फ तेज डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। आयुष्मान भारत देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। एक प्रकार से पीएम जय
अब गरीबों की जय बन गई है। टारगेट था 10.74 करोड़ फैमिलीज को एनरोल करना। अगस्त 2023 के सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 7.87 करोड़ एनरोल हुई। 73% टारगेट पूरा होना ये पूरी तरह फेल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सक्सेस भी नहीं है। आयुष्मान भारत लास्ट 3 साल में काफी एक्सपांड हुआ है, कार्ड्स और कवरेज बढ़े हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स भी बनी रही है। सीएजी और मीडिया रिपोर्ट्स ने रजिस्ट्रेशन इरेगुलरिटीज, इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज और क्लेम प्रोसेसिंग डिलेस पर सवाल उठाए। गवर्नमेंट के डाटा से स्कीम की स्केल अप स्टोरी स्ट्रॉन्ग दिखती है, पर ऑडिट फाइंडिंग्स बताती है कि इम्प्लीमेंटेशन हर जगह इक्वली स्मूथ नहीं है। पीएम किसान में 11 करोड़ किसानों को साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, पर कुछ ऑडिट्स में इरेगुलरिटीज मिली है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी यानी 13वीं किश्त 14 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। उस समय सीएम मोहन यादव ने लगभग 83 लाख किसानों के खातों में करीब 1671 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद से अब तक इस योजना के तहत किसी भी नई किश्त का भुगतान नहीं किया गया। लेकिन अब तक ऐसा कोई बड़ा नेशनली डोमिनेंट शॉर्टफॉल नहीं दिखा जो इस स्कीम को ओवरऑल फेलियर प्रूव करे। इसीलिए ये सरकार के फेवर में जाने वाली स्कीम मानी जा सकती है। लेकिन जल जीवन मिशन का केस अलग है। इसका टारगेट 2024 तक हर रूरल हाउसहोल्ड को टैप वाटर देना था, पर डेडलाइन अब 2028 तक बढ़ा दी गई है। यानी एक बेसिक नेसेसिटी के लिए स्कीम को 4 साल का एक्सटेंशन लेना पड़ा, जो क्लियरली इम्प्लीमेंटेशन डिले दिखाता है। तीसरा पिलर, और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पैसा और पावर दोनों साथ आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री तक 2 नाम बार बार साथ नजर आए हैं, अदानी और अंबानी। मोदी अकेले कुछ नहीं, मैं एक के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। नहीं है मौसम जरा जनवरी 2023 हिंडेनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें अदानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, सेल कंपनीज का एलिगेशन लगाया जाता है। असर तुरंत आता है। अदानी ग्रुप का मार्केट कैप एक ही झटके में $150 बिलियन गिर जाता है। एसीबीआई जांच शुरू करती है, लेकिन अगस्त 2024 में हिंडेनबर्ग एक दूसरा बॉम्ब फोड़ता है। एलिगेशन की खुद एसीबीआई की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके हस्बैंड उन्हीं ऑफशोर फंड्स में हिस्से रखते थे जो अदानी से जुड़े थे। सितंबर 2025 में एसीबीआई अपना फाइनल ऑर्डर देती है, अदानी को क्लीन चिट। लेकिन जब रेगुलेटर खुद सवालों में हो तो उस क्लीन चिट का वेट कितना रह जाता है। और फिर असली ट्विस्ट, नवंबर 2024 में यूएस ने गौतम अदानी पर सीधा क्रिमिनल ब्राइवरी चार्जेस फाइल किए $265 मिलियन के एलिगेशन के साथ। मई 2026 में $10 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट प्लेज के तुरंत बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए, लेकिन जज ने 27 जून को कहा कि ये फैसला बहुत कमजोर है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगा। अभी केस पूरा खत्म नहीं हुआ, कोर्ट अभी भी इस पे नजर रखे हुए है। न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल और द न्यूज़ मिनट, 3 इंडिपेंडेंट न्यूज रूम ने 7 इन्वेस्टिगेशन की। नाम था प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना बड़ा स्कैम है ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने पाया अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 के बीच अदानी से जुड़ी कंपनीज ने 55.4 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और इनमें से बीजेपी ने 42.4 करोड़ रुपए इनकेस किए। अब सवाल सीधा है, हमें ये तो पता चल गया कि कनेक्शन कैसे है, पर असली सवाल मोदी जी से सपोर्ट किस तरह मिला। 2019 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। 6 इंपोर्टेंट एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को सीधे अदानी ग्रुप को दे दिया। नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं भैया मुझे बम्बई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन की थी इलीगल होने की वजह से। लेकिन मोदी सरकार ने एक नया रेगुलेशन बनाया जिसने अदानी ग्रुप को अपने पूरे कोल स्कैम एरा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखने दिया, एक लूपहोल के थ्रू।
आज अदानी के पास 2800 मिलियन टन से ज्यादा कोल रिजर्व्स है। देश को 4 गुजराती चला रहे, 2 लोग बेच रहे, 2 लोग खरीद रहे। अडानी जो था मोदी के आने के पहले क्या था? ही वॉज ए स्मॉल फ्राई, ही वॉज नथिंग। अभी तो नंबर 2 पे आ गया है। कोई भी चीज़ हो तो अडानी है, पोर्ट पे अडानी है, जहाँ से ड्रग्स भी आ रही हैं, नो प्रॉब्लम, अडानी को फायदा है ना, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि खास तौर से जो अडानी को तो बहुत ही फेवर किया और अंबानी को भी उतना ही फेवर है। अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट से दिस, पर ऐसा ही लगता है कुछ। सरकार और अदानी दोनों डिनाई करते हैं, कहते हैं हर प्रोसेस लीगल था, लेकिन एक नंबर नहीं छुपता। आज अदानी ग्रुप देश का 27% कार्गो हैंडल करता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइवेट एयरपोर्ट चलाता है और 80% फ्लैगशिप नेशनल रोड प्रोजेक्ट बनाता है। और तो और ये अब यही नहीं रुकता। ग्रेट निकोबार आइलैंड, यहाँ सरकार एक 80,000 करोड़ रुपए का मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रही है। इंटरनेशनल शिपिंग टर्मिनल, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, पूरा टाउनशिप। ये जगह है गलेथिया बे, दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट लेडरबैक टर्टल नेस्टिंग साइट में से एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, जहां 1700 से ज्यादा स्पीसीज सिर्फ यही पाई जाती है। सरकार के अपने एस्टीमेट के मुताबिक 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे 130 स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट डाइवर्जन के अंदर। पर इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एस्टीमेट कम है, असली नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। सरकार का जवाब सिंपल है, ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है। लेकिन जब आप पूरा पैटर्न देखते हो, एयरपोर्ट्स, कोल ब्लॉक, रोड प्रोजेक्ट्स और अब ग्रेट निकोबार, हर एक बार एक ही नाम आगे आता है, हर बार रूल्स थोड़े से घुमा दिए जाते हैं, तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं रह जाता। मुद्दा ये है नेशनल इंटरेस्ट का लेवल लगाकर असल में किसका इंटरेस्ट सर्व किया जा रहा है। My friend Donald Trump, what a friendship, Modi ji. My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। दोस्त आपको डेट इकोनॉमी कह दे। My friend Donald Trump. दोस्त बार बार इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट खुद ले ले। My friend Donald Trump. दोस्त रशियन ऑयल पर आपको धमकी दे। My friend Donald Trump. दोस्त भारतीय स्टूडेंट को हथकड़ी पहनाकर वापस बेच दे। My friend Donald Trump. और तो और अमेरिका ईरान कन्फ्लिक्ट में 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। आपके दोस्त का रेस्पॉन्स। American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah, please. फिर भी ना कोई तीखा जवाब, ना कोई पब्लिक कन्फ्रंटेशन, ना कोई वही कॉन्फिडेंस जो दूसरे मुद्दों पर अक्सर दिखाई देता है। तो सवाल सिर्फ इतना है मोदी जी, ये माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प वाली दोस्ती है या भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसा रिश्ता जहां हर बार झुकता सिर्फ भारत ही नजर आता है। AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। इस सब की क्या वजह हो सकती है? कहीं एप्स्टीन फाइल तो नहीं? अंतिम पिलर, और ये सबसे इनविजिबल है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल। ये पिलर बंदूक या स्कीम का नहीं है, ये पिलर नैरेटिव का है कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। मोदी जी के इतने कल्ट पर्सनैलिटी के बाद भी लोग उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मैं मोदी मेरी गाने वाले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता। मोदी राम और अमित शाह। क्योंकि यहाँ एक लार्ज स्केल पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जो आप दान करते हैं, डोनेशन, उसका चोरी हो गया, लोगों ने मिसयूज कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना, यहाँ बीजेपी है, बीजेपी यूपी में बीजेपी है, यूपी है बीजेपी नहीं, यहाँ अयोध्या में लोकल है ना, लोकल कांग्रेस पार्टी है ना, जिसमें आपको सबसे पहले धर्म के नाम पर गर्व फील कराया जाता है, फिर आपको विक्टिमाइजेशन का एहसास दिलाता है और डर पहुंचाता है कहकर कि हिंदू खतरे में है। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर
आखिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है, बताओ मुझे। कि आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों? और लास्टली मोदी जी को हमारे मसीहा के रूप में पेश करते हैं। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। इन सब में सबसे बड़ा रोल बीजेपी आईटी सेल का है। वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि बीजेपी के आईटी सेल के पास लगभग 1.5 लाख डिजिटल वर्कर्स है। 1.5 लाख लोग जो रोज व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और फेसबुक पर पार्टी का कंटेंट पुश करते हैं। और पुलित्जर सेंटर की 2024 रिपोर्ट ने दिखाया किस तरह पुरानी अलग कंटेक्स्ट की वीडियोस जैसे पुलिस ब्रूटेलिटी के क्लिप्स इलेक्शन के समय वायरल करवाए गए जैसे वो कल की घटना हो। और न्यूज चैनल ये तो चरम सीमा में है। ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, साइलेंस से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। मुझे जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। ये लोग मोदी जी की वाहवाही करने में कभी थकते नहीं। जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। पीएम मोदी ने यहाँ विपक्ष को तो कुछ भले ना कहा, लेकिन सीधे ट्रंप को फोन पे खुल्ला खुल्ला सुना दिया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तुम कितना झूठ बोल रहे हो। मोदी जी ये, मोदी जी वो, हर जगह बस मोदी जी ही मोदी जी। खबरदार, बाप है हमारा, हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे। ये लोग मोदी जी को ऐसे दिखाते हैं जैसे मोदी जी ही सब कुछ है। ओहो, गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। आज मोदी के सामने ट्रम्प जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। What? और लास्टली ये कोई बिहेवियर चेंजेस नहीं है, ये एक दूसरा बहुत ही गहरा खतरा है। जब कोई पीएम से सवाल पूछता है, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को चैलेंज कर रहा हो, डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी के लॉन्ग टर्म असर को पूछ रहा हो, या फॉरेन पॉलिसी में किसी कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा हो, तब उन्हें देशद्रोही, एंटी नेशनल, मोदी हेटर, फॉरेन फंडेड कहा जाता है। और फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड, सोशल मीडिया ट्रोल्स, आईटी सेल कैंपेन और कैरेक्टर असैसिनेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की इमेज प्रोटेक्ट करने का तरीका नहीं, ये सिस्टेमिक क्रिटिसिज्म को दबाने का मैकेनिज्म बन जाता है। लोकतंत्र में नेता बदलते हैं, सवाल नहीं रुकते, ये उसकी बुनियाद है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी थी, नेहरू थे, उनके टाइम भी गलतियां हुई, भारी गलतियां, लेकिन उनको ओपनली चैलेंज किया जाता था। अपोजिशन बोलती थी, मीडिया एक्सपोज करती थी, कोर्ट सुनवाई करते थे, पब्लिक वोट से बदल सकती थी सरकार। लेकिन जब ये उल्टा हो जाए, जब नेता ना बदले, जब एक ही चेहरा इतना डोमिनेंट हो जाए कि उसके अराउंड एक पर्सनैलिटी कल्ट खड़ा हो जाए और सवाल रुकने लगे, वहीं से खतरा शुरू होता है।